ये ऑन कर रहा है स्वानंद, बंद कर दो रिकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, मेरी चालू हो गया, ओके। हम n फैक्टोरियल देख रहे थे। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, n माइनस टू डैश 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 अप टू 1। तो इसको हम अपने जरूरत के हिसाब से, मान लो हमें n को बाहर लेना है तो वो ले सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। मान लो n माइनस वन भी हमें बाहर चाहिए तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। एंड इसी को अगर जनरल वे में लिखा जाएगा, हम मान लो यहाँ तक जा रहे हैं n माइनस आर तक, n माइनस आर तक हमें चीजें बाहर लेनी है, तो आगे किसका फैक्टोरियल आएगा, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। ये लिख लिया था ना, या लिखना है? लिख लिया सर। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल में तुम ये बताओ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। ये कुछ वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेगी 3 फैक्टोरियल तक की। 6। फिर उसके बाद 4 फैक्टोरियल की 24। 24। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। 5 फैक्टोरियल 120 120। 6 फैक्टोरियल 720 720। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा ना, 5040 5040, ठीक है। तो इतनी वैल्यू याद करोगे तो सही रहेगा, डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं, हमें बार बार वो 1 इंटू 2 इंटू 3 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी हमने मेथड ऑफ डिफरेंस सीक्वेंस सीरीज में देख लिया है ना। तो इसमें भी सीरीज बनती है, तो उस सीरीज को जनरली मेथड ऑफ डिफरेंस से ही सॉल्व किया जाता है। तो एग्जांपल ये है क्वेश्चन, summation find the value of this r from 1 to n। यहाँ पे है r इंटू आर फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। एंड यहाँ पे ये दिया गया है r इंटू आर फैक्टोरियल, तो इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से ही सॉल्व किया जाएगा, मतलब डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो देखो इसको डिफरेंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सही है अभिषेक, इसको डिफरेंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो सोचो, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़े वो करो, डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करो। सही है। और किसी को आ रहा है क्या कन्वर्ट करना डिफरेंस फॉर्म में? चलो देखो यहाँ पे इसमें ये जो आर है
इसमें अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे +1 एंड -1 करके लिखेंगे, यानी r फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे r+1 के साथ एंड 1 के साथ। तो ये देखो r+1 इंटू r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, यानी r+1 इंटू r फैक्टोरियल को हम r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? यस यस सर। लिख सकते हैं। अभी तो हमने देखा n इंटू n-1 फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल बोल सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे r+1 इंटू r फैक्टोरियल को हम r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देख लो, हो गया डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट। अब r की वैल्यूज पुट करते हुए चले जाओ, r की वैल्यू 1 तो ये 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही फाइनली n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ये देखो ये टर्म्स कैंसल आउट होते हुए चले जाएंगे। तो अगर फर्स्ट वाले की सेकेंड टर्म बच रही है तो लास्ट वाले की फर्स्ट टर्म बचेगी, तो हमें ये मिलेगा n+1 फैक्टोरियल -1। क्लियर? यस। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। कैसे कन्वर्ट किया गया क्लियर है ना डिफरेंस फॉर्म में? यस सर। ये सीरीज के क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक्स में आगे आएंगे, तो ज्यादातर इसमें उसको हमें डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना होता है, हर बार नहीं, लेकिन ज्यादातर इसमें तो यही होता है, डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो वहां पे हमें सोचना होता है कि उसको डिफरेंस फॉर्म में कैसे लाया जाए। हो गया? सर आप वो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हमने इसमें क्या किया, ये जो r था उसमें +1 -1 किया, ठीक है। अब इस r फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया r+1 के साथ एंड ये 1 के साथ, तो इस तरीके से हमें ये चीज मिलेगी। एंड r+1 इंटू r फैक्टोरियल को हम r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब अभी जो हमने ये चीज की थी उसका उल्टा देख रहे हैं। अगर ये गिवन रहता तो वहां से हम ये लिख सकते थे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल अगर गिवन रहता तो वहां से ये लिख सकते हैं। वैसे ही r+1 इंटू r फैक्टोरियल अगर है तो उसको हम r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो लिख दिया। अब ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब r की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे और फाइनली सबको ऐड करेंगे तो हमें दिख रहा है कि टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं। फर्स्ट की सेकेंड टर्म बच रही तो लास्ट वाले की फर्स्ट टर्म बचेगी, ठीक है। यस सर। हो गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to 20 factorial is divided by 10 is divided by 10. Find the remainder when 1 factorial plus 2 factorial up to 20 factorial is divided by 10. सर क्वेश्चन रिपीट करो ना।
find the remainder when 1 factorial plus 2 factorial up to 20 factorial is divided by 10. अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितनी आएगी? सही है यश, कौशल, अभिषेक, आर्या एक बार देख लो 3 आता है या 4 आता है? थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, इन सब का सम करके लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का ही हमें सम करना पड़ेगा। कहाँ तक का बस हमें सम देखना होगा आर्या? सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तक का, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 एंड ये 24 एंड 5 फैक्टोरियल से जब हम आगे देखते हैं तो हर एक में यूनिट प्लेस पे 0 आने वाला है कि नहीं? देखो 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, 720, 50, 7 फैक्टोरियल मीन्स इनके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, मतलब ये सारे 10 से डिविजिबल है, यहाँ तक का पूरा 10 से डिविजिबल है, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ पे, बस रिमाइंडर यहाँ पे बचने वाला है। इनका जो सम है वो कितना आता है? 9 और ये कितना हो जाएगा? 33 प्लस, और इसको हम 10 का मल्टीपल लिख सकते हैं क्या? 10 का मल्टीपल 10 इंटू लैम्डा या 10 इंटू एन, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना 10 का मल्टीपल, बोलो। यस क्योंकि हर एक के यूनिट प्लेस पे 0 आने वाला है, तो इनका जो सम आएगा उसमें भी यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, तो उसको हम 10 का मल्टीपल लिख सकते हैं। और इस 33 को भी 3 प्लस 30 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देख लो, ये 3 और इन दोनों का जो सम आएगा ये अगेन 10 का मल्टीपल ही आएगा, तो इसको 10 इंटू n1 लिख लिया, ये इंटू है, ठीक है, 10 का मल्टीपल है तो उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो 10 इंटू n1। तो देख लो अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितनी आएगी? 3, देयरफॉर रिमाइंडर 3। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट? ऐसी चीजें बहुत मिलेगी इस टॉपिक में हमें। सर। हाँ बोलो। सर वो डिवाइड करते समय जब हम वो 3 प्लस 10 n1 को डिवाइड करेंगे तो n1 में वो 10 है, इसलिए वो कंसीडर नहीं होगा ना लास्ट। अरे वो तो, ये तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा ना, पूरे नंबर को देखेंगे तो 10 से डिविजिबल प्लस 3 फॉर्म का आ रहा है, मतलब 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3। यस सर। सर वो 5 फैक्टोरियल के आगे के सम क्यों लिया? हाँ, वो 5 फैक्टोरियल के आगे के जो टर्म्स है उनका सम क्यों नहीं लिया? अब वही तो है ना, तुम सुन ही नहीं रहे हो अच्छे से, कौन बताएगा क्यों नहीं लिया? बताओ आयु, बोलो। सर क्योंकि उनके सम में वो मतलब वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, उसमें 10 आता है, इसलिए वो नहीं हाँ, ये देखो 5 फैक्टोरियल हमें पता है 120 आता है, 6 फैक्टोरियल 720 आएगा, 7 फैक्टोरियल यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, मतलब ये जितने भी आगे फैक्टोरियल से उनके यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा ही। मतलब इनका जो सम आएगा
उसके यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, तो उसको हम 10 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो 10 इंटू n लिख दिया, तो इसलिए वो सम करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें डिवाइड 10 से करना था। ठीक है, क्लियर है या नहीं? यस सर, यस सर। बाद में ये जो 33 आया उसको 3 + 30 लिखा, और ये ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है, तो जितना भी ये 10 का मल्टीपल आ रहा है इसमें उसको बाहर निकाल ले, जैसे 30, तो ये दोनों का सम भी 10 से डिविजिबल ही आएगा, तो उसको हम 10 का मल्टीपल लिख सकते हैं। एंड बाकी अब इस पूरे को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब एनसीआर से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। एनसीआर, और उसके बाद ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है। 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल up to n factorial and find the value of n, find the value of n such that their sum is perfect square. Their sum is perfect square. उनका सम परफेक्ट स्क्वायर है। देयर की जगह पे दिस सम इज परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे लिखना, दिस सम इज परफेक्ट स्क्वायर। तो n की वैल्यू हमें बतानी है। सोचो थोड़ा सा, a की वैल्यू आएगी और भी वैल्यूज आ सकती है। चलो 3 तो सही है, सभी लोगों को दिख गया 3 है, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकती है क्या? अगर नहीं आ सकती तो रीजन भी बताओ। हाँ सही है, 2 वैल्यूज आएगी 1 और 3, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है क्या? नहीं आ सकती तो रीजन बताओ। सर एक स्क्वायर में कोई ऑड नंबर ऐड करने पे ही हमें ये मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। ऐसे थोड़ी है, ये बताओ जो हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं किसी भी डिजिट का, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? यूनिट प्लेस पे बताओ। 0 आ सकता है क्या? नो सर, 2 टाइम्स आएगा। अबे तुम ये बताओ ना, मैं Yes, क्या sir. बोल रहा हूँ। Yes, अगर sir, हम आएगा। किसी नंबर का, किसी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है क्या? चांसेस है क्या 0 आने के? Yes, sir. आ सकता Yes, है। sir. 1 आ सकता है क्या यूनिट प्लेस पे? Yes, sir. Yes, sir. 2 आ सकता है क्या? No. No, sir. 2 नहीं आ No. सकता है। 3 आ सकता है क्या? No. नो सर। नहीं No, आ sir. सकता है। 4 आ सकता है क्या? Yes, sir. आ सकता है। 5 आ सकता है। Yes, आता sir. है। आ सकता है। Yes, 7 sir. आ सकता है क्या? Yes. No. No, sir. नहीं आ No, सकता sir. है। 8 नो नहीं सर। आ No, सकता है। sir. No, sir. 9 आ सकता है। Yes, आता है। sir. तो जब भी हम किसी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पे यही 6 डिजिट्स आ सकते हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये देख लो, ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना, ये तो मेरे ख्याल से पता भी होगा सभी लोगों को, या नहीं पता था? यस सर। एक मिनट है। पता था। ये पता था क्या? यूनिट प्लेस पे अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर करते तो इन्हीं 6 में से कोई एक चीज आ सकती है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हम 1 फैक्टोरियल n की जगह पे 1 लेते हैं तो 1 फैक्टोरियल 1 आएगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस। यस सर। फिर n की जगह पे 2 लेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। n की जगह पे 3 लेंगे, सॉरी, ये 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल आएगा, सम है ना। अगर हम n की जगह पे 2 लेंगे तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 लेंगे तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 9 आता है, परफेक्ट स्क्वायर है। n की जगह पे 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 33, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 लेंगे, अब ये बताओ इसके आगे हम जितने भी सम लेंगे उनके यूनिट प्लेस पे क्या प्रेजेंट रहेगा? 3 प्रेजेंट रहेगा यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल मींस 120, 120 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 153, यूनिट प्लेस पे 3। अगर हमने n की जगह पे 6 लिया, यूनिट प्लेस को बस मैं लिख रहा हूं, यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो इसके आगे जितने भी हम n की वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, उनका जो सम हम लिखेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 3 प्रेजेंट रहेगा, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 and 3। क्लियर है ये या नहीं, बताओ? सर क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इनके यूनिट प्लेस पे 0 प्रेजेंट रहेगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे आगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, 6 फैक्टोरियल भी अगर होता तो यूनिट प्लेस पे 0 है। तो यहाँ तक के सम में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वही डिजिट प्रेजेंट रहने वाला इन पूरे के सम में। तो 3 7 फैक्टोरियल तक भी अगर जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे 3। तो इस वजह से आगे के जितने भी हम n की वैल्यूज लिखेंगे और उनका सम करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। तो n की सिर्फ 2 वैल्यूज, रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, इसके आगे जितनी भी n की वैल्यूज हम लेंगे उनके लिए यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा, 3 प्रेजेंट रहेगा। तो इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो n की बस 2 वैल्यूज आएगी, कौन सी, 1 and 3, जिसके लिए ये सम परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। क्लियर? सर हाँ, सर हम 1 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल करेंगे तो 2 आएगा ना सर फिर? अबे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 होता है ना। नहीं सर, 1 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल करेगा ना, क्योंकि वो सीरीज में 1 फैक्टोरियल और एंड में n फैक्टोरियल है ना सर। क्या? सर मतलब वो सम कर रहे हैं ना सर हम उसका, तो हाँ। 1 फैक्टोरियल प्लस अरे फिर वो इधर लास्ट में n फैक्टोरियल होगा, तो अगर n 1 होगा तो उन दोनों का सम होगा ना, 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अबे तुम फैक्टोरियल। समझे ही नहीं इस क्वेश्चन को। n की जगह पे 1 है तो आगे 2 तक जाएंगे ही नहीं, 1 फैक्टोरियल तक ही काम खत्म हो जाएगा। अगर n की जगह पे 2 लिया तो 2 फैक्टोरियल तक जाएंगे, n की जगह पे 3 लिया तो 3 फैक्टोरियल तक जाएंगे। ये उसका मीनिंग है, ठीक है। यस सर। ये थोड़ी कि हर जगह 1 1 पुट करते हुए चलेंगे। क्लियर है ये? यस सर क्लियर। फिर उसके बाद कुछ पैटर्न्स भी हमें पता होने चाहिए, जैसे 1 की पावर 3 की पावर। बाकी लोगों को क्लियर है क्या, बताओ ये?
यस सर। ठीक है, बाकी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ समझ में आया भी इसमें या नहीं आया? यस सर। आया सर। ठीक है, बहुत होगा तो तोते उड़े हुए हैं, कैसे लिख दिया यहाँ पे 3 आता है और कैसे सोच रही है, कि तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ वहां पे, इसके यूनिट प्लेस पे 0, 5 फैक्टोरियल के यूनिट प्लेस पे 0, तो 4 फैक्टोरियल तक का जो सम आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट प्रेजेंट रहेगा वही पूरे के सम में आने वाला है। और यूनिट प्लेस पे अगर 3 आता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, तो कहानी खत्म। तो 1 और 3 उसी के लिए बस ये सम परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है, उसके अलावा कभी नहीं आएगा। फिर और कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे हम अगर मान लो ये लेंगे क्या, 3 की पावर में 1, मतलब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है, तो अगर उसकी पावर हम 1 लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस की बातें हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये बताओ, यूनिट प्लेस की बातें चल रही है, यूनिट प्लेस क्या आएगा, 9 9 3 क्यूब लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 7। 3 की पावर 4 लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे 1 एंड 3 की पावर 5 लेंगे तो अगेन यूनिट प्लेस पे क्या आना शुरू हो जाएगा, 3। 3 की पावर 6 लेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9। 3 की पावर 7 लेंगे तो यूनिट प्लेस पे आएगा 7 एंड 3 की पावर 8 लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1। मतलब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है एंड उसकी पावर हम 4 का मल्टीपल लेते हैं, उसकी पावर हम 4 का मल्टीपल लेते हैं, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 1 बताओ, 4 का मल्टीपल अगर लेते हैं तो 1 1। नहीं आया अभी तक समझ में जो मैंने कहा? अरे थोड़ा Yes, sir, दिमाग खुला रखो अभी और सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी नंबर है, अभी तो मैं बस 3 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर 13 भी लिख सकता हूँ मैं, 23 भी लिख सकता हूँ, यूनिट प्लेस पे 3 होना चाहिए बस। अगर मैंने इसकी पावर ली 4 का मल्टीपल, तो इसके जो 1 3 के पावर में ना 4 का मल्टीपल, तो इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा, डिजिट वो रहेगा 1। देख लो 4 है 8 है, तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। 3 की पावर में 4n प्लस 1, 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो देख लो इसको हम 0 प्लस 1 4 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो यूनिट प्लेस पे आएगा 3। 3 की पावर में 4n प्लस 2, तो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 9 एंड 3 की पावर में 4n प्लस 3, तो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 7। ये तो हो गया 3 के लिए पैटर्न। ऐसे ही हर एक इसके लिए रहेगा, जैसे 4 के लिए भी पैटर्न होता है, 5 के लिए भी होता है। 5 के लिए तो क्या ही पैटर्न, यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 आएगा। बाकी सबके लिए इस तरीके के पैटर्न होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें इन सारी चीजों के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये क्लियर हो गया क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir. 10 तक तुम लोगों ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिए क्या? दी है सर। Olympiads और NTSC भी। स्कॉलरशिप की एग्जाम हो गई, ओलंपियाड की एग्जाम्स हो गई, उसमें तो ये थोड़ा बहुत होता ही है, और उसमें इसी तरीके के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये भी चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग, और ऐसा ही पैटर्न 4 में भी आएगा, 6 में भी ला सकते हो, 2 में भी आएगा। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और जिन लोगों को नंबर के साथ खेलने में इंटरेस्ट आता है, ये आगे के 2 टॉपिक्स उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। एक तो बाइनोमियल हो गया एंड एक पीएनसी हो गया।
और ये यूनिट प्लेस की सारी चीजें लिख रहे हैं हम। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। क्या एसओटी कब आता है। एसओटी बाद में आएगा पीएनसी के बाद। ठीक है। ओके सर, एसओटी क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ओके ठीक है, हो गया ये। यस सर। यस सर। क्या क्या चीजें यहाँ पे किस किस चीजों के ऊपर सोच के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मैं बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन भी लेंगे। अब आगे हम देखते हैं एनसीआर के बारे में जान लेते हैं। एनसीआर, तो एनसीआर का जो रिजल्ट होता है या फॉर्मूला होता है वो है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मीनिंग हम पीएनसी में जान लेंगे। एनसीआर का मीनिंग क्या होता है, अभी तो बस उसका फॉर्मूला क्या है वो हम देख रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, और यहाँ पे एनसीआर के लिए ये जो n होता है, दो तीन कंडीशन होती है। n होना चाहिए नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनना कंडीशन। सबसे पहली n नेचुरल नंबर। दूसरा, ये जो r होता है ये होना चाहिए होल नंबर। ठीक है, r ये 0 हो सकता है। एंड ये जो n होता है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी एनसीआर डिफाइन होगा। एंड अगर वो डिफाइन होगा तो फिर उसके लिए ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एनसीआर कब डिफाइन होगा, जब n क्या होगा नेचुरल नंबर, r होगा होल नंबर, एंड ये जो n है, जो सी के ऊपर, सी के सिर पे जो चीज लिखी हुई है इसको एनसीआर रीड करते हैं। ठीक है, एनसीआर, तो जो सी के सिर के ऊपर जो क्वांटिटी लिखी हुई वो r से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम यहाँ से बताओ, ये इनकी वैल्यूज बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन ही लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले है 3C2, या n के टर्म्स में पहले डील कर लेते हैं। NC0 की वैल्यू बताओ, फिर उसके बाद NCN की वैल्यू बताओ, थर्ड NC1 की वैल्यू, NCN-1 की वैल्यू, बताओ इन सब की वैल्यू। एंड एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल जो होता है, कहीं पे लिख लो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ये ध्यान रखना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1।
सही है अभिषेक। हाँ यही चल रहा है अभी एनसीआर भी। जल्दी से इनकी वैल्यूज बताओ। ठीक है, पहले का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट 1 1 1 सभी लोगों का आ गया पहले का 1। यस यस ठीक है, तो यहाँ पे देख लो NC0 रिजल्ट क्या है उसके लिए? n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह पे 0 है, 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये 1, ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड फाइनली क्या बचेगा? 1। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है एंड ऊपर में कोई भी नेचुरल नंबर तुम ले लो, ऊपर में कोई भी नेचुरल नंबर तुम ले लो, उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 1। ये ध्यान रखना। यहाँ पे अगर 0 आ रहा है r की जगह पे, ऊपर में कोई भी नेचुरल नंबर लो तुम, 50C0, 100C0, 200C0, 1 लाख C0, उन सब की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बताओ क्या आ रहा है? 1 1 1 ही आ गया सर। 1 आ रहा है, r की जगह पे अब n है, तो n फैक्टोरियल एंड n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये भी जब तुम लिखोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है तब भी इसकी जो वैल्यू है वो 1 आने वाली है। अगर हम कुछ भी लिखो 100C 100, 200C 200, 1 लाख C 1 लाख, यहाँ पे एंड यहाँ पे अगर सेम नंबर आ तो रहे हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, आवाज आ रही क्या मेरी या ब्रेक हो रही है? यस ठीक है, तो जल्दी से थर्ड का आंसर बताओ। NC1 n n पैटर्न जान लो तुम लोग, यहाँ पे 0 ऊपर में कोई भी नेचुरल नंबर आने तो उसकी वैल्यू 1, यहाँ पे n है ऊपर में भी n है, दोनों नंबर सेम है तब भी वैल्यू 1। थर्ड यहाँ पे 1 है और ऊपर में n है, तो ये n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल ये आएगा। एंड इस n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यस सर। तो ये n माइनस 1 गया तो ये n बचेगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे पैटर्न क्या है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है और ऊपर में कोई भी नेचुरल नंबर आने दो तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? उस नेचुरल नंबर के इक्वल आएगी। मान लो 100C 1 लिखते तो 100 उसकी वैल्यू हो जाती, 1 लाख C 1 लिखते तो 1 लाख उसकी वैल्यू हो जाती। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार हमें ये फॉर्मूले यूज करने की जरूरत ना पड़े। अगर ऐसी कोई चीज दिखती है तो फॉर्मूला तो चलो हमारे पास है ही, नहीं आ रहा है तो फॉर्मूले से ही जाएंगे। एंड फिर उसके बाद NCn माइनस 1 क्या आ रहा है इसका? n n फैक्टोरियल, r की जगह पे n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यह आ जाएगा n फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड ये 1 फैक्टोरियल। तो इस n फैक्टोरियल को हम
ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसल आउट, यहाँ से भी ये n। इसमें पैटर्न देख लो, ऊपर में n है एंड ये r की जगह पे जो क्वांटिटी आ रही है वो इससे एक से कम है, ऐसे n-1, तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल ही आएगा। हाँ सही है आर्या। फिर उसके बाद जो अगला था फिर उसमें मैंने लिया है 15C14, तो तुम ही बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डायरेक्टली बताओ। 15 15 है कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने लिया है 6 में 20C20, इसकी वैल्यू 1 1। फिर उसके बाद क्या लिया था 50C1, इसकी वैल्यू बताओ। 50 डायरेक्टली हम बता सकते हैं अगर वो पैटर्न हमें पता चल गए तो। एंड लास्ट में 8th वाला जो है 5C3 2 है, 3 ही है। अब इसमें तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं पता है तो इसमें फॉर्मूले से जाएंगे, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 - 3 2 फैक्टोरियल। तो ये देखो इस 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का कैंसल आउट, तो ये 5 × 4/2 फैक्टोरियल दैट इज आ जाएगा 10, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल तक का तो सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा एंड उसके बाद ऊपर में क्या बचा रहेगा 4 और 5। अगर मान लो हमें ये लिखना होता है इसकी वैल्यू 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, तो इसमें 13 फैक्टोरियल तक का तो सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 14 × 15 है कि नहीं। तो डायरेक्टली 14 × 15 लिखेंगे और इसका रिजल्ट लिख लेंगे, बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है उसको। 15 × 14 × 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल जाएगा, नहीं पता है 13 फैक्टोरियल तक तो सब कुछ उड़ जाएगा, बचेगा क्या आगे का प्रोडक्ट। तो ये क्लियर है सभी लोगों को, एनसीआर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो कब डिफाइन होता है। यस सर। फिर NC0 आता है तो वो 1 होता है, NCN आता है तो 1 होता है, NC1 आता है तो n होता है, NCN-1 आता है तो n होता है। ऐसे ही ये बताओ n-1 से n-1 आएगा तो कितना रहेगा 1 1 1। चलो उसके बाद हम आ जाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर। ये तो हमने एनसीआर के बारे में चीजें जान ली, n फैक्टोरियल क्या होता है वो जान लिया, ठीक है। अब उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो पास्कल ट्रायंगल के बारे में आइडिया है क्या सभी लोगों को, पास्कल ट्रायंगल। नो सर ये वाला जो ट्रायंगल आता है 1 1 2 1, फिर उसके बाद यस सर पता है। यहाँ पे 1, इन दोनों का सम 3, यहाँ पे इन दोनों का सम 3, यहाँ पे यहाँ पे 1, फिर इधर तो 1 ही रहेगा, इन दोनों का सम 4, यहाँ पे इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4 और अगेन 1। इसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, ये पता है क्या। यस सर। नो सर नहीं है क्या, तो ये लिख भी सकते हो, पास्कल ट्रायंगल कहते हैं इसको। शुरुआत होगी 1 से, ठीक है। दूसरे जो रो में है वो क्या आ जाएगा 1 2 1, उसके बाद यहाँ पे तो ये 1 से ही शुरुआत होगी, फिर इसमें जो दूसरा एलिमेंट है तीसरे रो में वो इन दोनों का सम आएगा, फिर ये जो तीसरा एलिमेंट है इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा एंड फाइनली 1। यहाँ पे शुरुआत 1 से होगी, जो दूसरा एलिमेंट रहेगा उसका इन दोनों का सम 4,
तीसरा जो एलिमेंट है इन दोनों का सम, चौथा जो एलिमेंट है इन दोनों का सम, एंड फाइनली 1। ऐसे अगले रो के एलिमेंट्स बताओ तो। 1 1 5 1 10 5 5 5 10 10 10 10 5 5 1 1। उसके बाद वाले के 1 1 1 6 6 1 15 6 15 10 20 20 25 6 6 1। 6 1 1 ठीक है, तो ये पास्कल्स ट्रायंगल होता है और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और एक ट्रायंगुलर शेप में जाता है ये, तो इसकी वजह से इसको पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, कोई सोच रहा होगा कि इसकी क्या जरूरत है अभी यहाँ पे, तो तुम बताओ, अगर हम x प्लस वाई का स्क्वायर लिखते हैं, इसका एक्सपांशन देखो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर है और इसमें इसकी सेकेंड रो देखो तुम, स्क्वायर है तो सेकेंड रो देखेंगे, कोएफिशिएंट मतलब क्या है, नंबर्स 1 to 1, तो ये एज इट इज इनके कोएफिशिएंट के फॉर्म में आएंगे 1 2 1। फिर उसके बाद हमें x प्लस वाई का क्यूब पता है, क्या होता है, x क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो देख लो क्यूब है तो तीसरी रो, तो ये जो नंबर से एज इट इज कोएफिशिएंट के फॉर्म में आ जाएंगे, x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 3 3 1। अब इसी की हेल्प से हम x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपांशन लिख सकते हैं। बताओ क्या आएगा वो एक्सपांशन, और इसमें ध्यान रखना सर जो पहले है x स्क्वायर है, अब उसके बाद x की पावर कम होती जाएगी और y की पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी सेम, x की पावर कम होती गई, y की पावर बढ़ती गई। यहाँ पे बताओ क्या आएगा इसका एक्सपांशन, x raised to 4 x raised to 4 plus then 4x cube y 4x y 6 then x square y 6x square square y square square y 4 square x 4 y cube 4 x y x y cube cube plus plus y की पावर y y cube to the y power raised to 4। ये क्लियर है ना। पास्कल ट्रायंगल के जो फोर्थ रो में एलिमेंट्स आते हैं वो हम इनके कोएफिशिएंट के फॉर्म में दे देंगे, तो ये रहा x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपांशन। ठीक है, लेकिन अब हमें इसको एनसीआर के फॉर्म में लिखना है इस एक्सपांशन को, तो ये देख लो, ये भी मत लिखो तुम, ठीक है, एनसीआर के फॉर्म में हमें लिखना है। ये बताओ, ये जो 1 है यहाँ पे, इसको हम 3c0 लिख सकते हैं क्या, इस 1 को बताओ। yes sir यस सर। फिर यहाँ पे जो 3 है उसको हम 3c1 लिख सकते हैं। यस सर। yes sir फिर यहाँ पे जो 3 है उसको हम 3c2 लिख सकते हैं। y क्यूब के कोएफिशिएंट में जो 1 आ रहा है उसको हम 3c3 लिख सकते हैं। मतलब ये जो एक्सपांशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ कि ना। बोलो, यस yes सर। sir क्योंकि 3c0 1 होता है, 3c1 3 होता है, 3c2 3 होता है एंड 3c3 1 होता है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न देखो, x प्लस वाई की पावर 3 का एक्सपांशन हमें करना है, तो ये पहले पूरा का पूरा 3 किसके पास चला जाएगा, x के पास, पावर में कहा जाएगा, उसके पावर में पूरा का पूरा 3 उसके पास जाएगा, तो x की पावर 3, उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 3c0। उसके बाद क्या हो रहा है, x की पावर कम होती जा रही है 1 1 से, y की पावर बढ़ती चली जाएगी, तो अगले टर्म में क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस 1 मतलब x स्क्वायर एंड y की पावर में 1 एंड उसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 3c1। फिर x की पावर अगले जो टर्म में जाएंगे, x की पावर 3 माइनस 2 एंड y की पावर 2, तो x की पावर 3 माइनस 2 1 एंड उसका कोएफिशिएंट 3c2 एंड फाइनली x की पावर 3 माइनस 3, तो x की पावर 0 1, वो खत्म अब उसका काम। अब पूरी पावर किसके पास आ जाएगी, y के पास। तो इसी को जनरलाइज करते हुए
या इसकी हेल्प से इसका अगर हमें एक्सपांशन लिखना है तो 4c0 x की पावर 4, फिर 4c1 x की पावर अब 1 से कम होगी, y की पावर 1 से बढ़ जाएगी, 4c2 x की पावर 2 से कम हो जाएगी, जो पावर पहले 4 थी अब वो 2 से कम हो गई तो x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, 4c3 x y क्यूब एंड 4c4 x की पावर y की पावर 4। ये एक्सपांशन आएगा इसका, बोलो। और देख भी सकते हो Yes, इसकी sir. वैल्यू 1, इसकी 4, इसकी 6, इसकी 4, इसकी 1, एंड यही से x प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपांशन है कौन बताएगा, बोलो कौन बताएगा NC x प्लस वाई की पावर n का एक्सपांशन। सर NC0 NC0 x raised to n nc0 NC इंटू क्या आएगा x to the x power n. raised to n x टू द पावर raised to n n प्लस अगले टर्म में nc1 NC1 One. x raised to power n X minus 1 n minus y 1 raised to 1 y y into raised to y, x 1 raised to n minus 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 y इंटू वाई minus स्क्वायर, 2 n minus एंड ऐसे फाइनली ncn इंटू क्या आ जाएगा y की पावर n आएगा। yes sir तो Yes, ये sir. रहा इसका एक्सपांशन x प्लस वाई की पावर n का, ठीक है। और यहाँ पे ये जो n है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, क्योंकि तभी तो ये एनसीआर डिफाइन होगा यहाँ पे, तो n नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्लियर है ये एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन कहते हैं क्योंकि दो टर्म के सम का एक्सपांशन हम कर रहे हैं। क्लियर, Yes, sir. लिखो इसको, यहाँ से शुरुआत करो, इसको पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं, ये भी तुम लिख सकते हो। और ध्यान रखना ये पैटर्न 6 तक का पैटर्न हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ था 2020 का ही पेपर है या 19 का पेपर है, उसमें जो x प्लस वाई की पावर 4 का या x प्लस 1 की पावर 4 का एक्सपांशन वहां पे गिवन था। अब वो आइडेंटिफाई करके एक्सपांशन गिवन था, ठीक है, उसको हमें फिर आइडेंटिफाई करना था और 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिखना था, एंड उसके बाद वो आगे सॉल्व होने वाला था। और वो कैसे आइडेंटिफाई होता, उनके कोएफिशिएंट से। अगर तुम्हें कोएफिशिएंट्स 1 4 6 4 1 इस पैटर्न के दिख रहे हैं 1 4 6 4 1, तो समझ जाना कि वहां पे वो पावर 4 का एक्सपांशन आ सकता है। अगर तुम्हें जो कोएफिशिएंट्स है 1 5 10 10 5 1 इस पैटर्न के दिख रहे हैं तो वहां पे पावर 5 का एक्सपांशन आ सकता है। एंड अगर कोएफिशिएंट्स इस पैटर्न के दिख रहे हैं 1 6 15 20 15 6 1, तो इसमें पावर 6 का एक्सपांशन आ सकता है, ठीक है। अभी तो हमने ये किया है, इसको एक्सपांड करके लिखा है, यहाँ से ये लिखा है, लेकिन उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये चीज गिवन थी और उससे हमें ये लिखना था, ठीक है। और 6 तक का याद रखना, उसके आगे तो क्या ही जाएंगे वो लोग। अगर हमें कोएफिशिएंट्स इस पैटर्न के दिख रहे हैं 1 to 1, तो हमें पता है वो स्क्वायर वाला का एक्सपांशन है। 1 3 3 1 तो क्यूब का एक्सपांशन है। 1 4 6 4 1 तो पावर 4 का एक्सपांशन। 1 5 10 10 5 1 तो पावर 5 का एक्सपांशन, ठीक है। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वो डाटा देख के ही पता चलता है। और तुम क्या कह रहे हो उसे, टेलर मैक्लॉरिन सीरीज, पता नहीं यार, तो मैंने देखा नहीं अभी, मे भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे ना, टेलर सीरीज, कॉची हैमिल्टन सीरीज, पता नहीं कैसे कैसे सीरीज के नाम तुम्हें दिखेंगे वहां पे। अभी तो तुमने सिंगल इंटीग्रेशन देखा है, जब इंजीनियरिंग में जाओगे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। लिख लिया ये, yes
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, इंटीग्रेशन में चेन रूल जैसा ना, उसमें कहते हैं उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, वो बाद में देखेंगे हम जब इंटीग्रेशन आएगा 12th में। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो तो सर। स्टार्टिंग के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं एक बार फिर से घर पे सॉल्व करके देखना, पैटर्न समझना उसका, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बस वो होमवर्क कंप्लीट करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन होगा।